नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी कि 11वीं की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। क्लास 11 की हमारी जो ज्योग्राफी है, क्लास 11 की हमारी जो भूगोल है, उसके अंदर हमने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे थे। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है, जिसको ये समझ में आ गई उसको 12th में जाते ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है वो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाती है। ये मैंने पहले आपको बताया। इसलिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही शानदार ढंग से और बहुत ही मस्त वाले तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पुस्तक है उसका जो चैप्टर 4 है उसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 3 चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और चौथा जो हमारा चैप्टर है उसका आज लेक्चर नंबर जो है वो 5 है। आज के लेक्चर में हम जो है बात जिस पे करने वाले हैं वो महासागर और महाद्वीपों का वितरण पढ़ते हुए महाद्वीप और महासागर जो है इनके वितरण में जो है आर्थर होम्स ने क्या कहा और उनका सवैन धारा सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि सवैन धारा जो सिद्धांत है वो 100 में से 100% एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो कोई भी ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल हमारी है, भौतिक भूगोल जो हमारी पुस्तक है उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक मुझे नहीं दिख रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो बार बार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ रहता है उसका जिक्र मैं आपके सामने करता रहा हूँ। तो सवैन धारा सिद्धांत क्या है, आज का लेक्चर हमारा इसी पे ही टिका हुआ है और आज सवैन धारा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। आज इसी क्लास में इसका खात्मा क्लास जिसे हम कहते हैं करने वाले हैं। आर्थर होम्स जो है उन्होंने दिया है सवैन धारा सिद्धांत। तो सबसे पहले हम आर्थर होम्स के बारे में समझेंगे कि आर्थर होम्स कौन है, आर्थर होम्स ने क्या किया, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आर्थर होम्स के बारे में। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि आर्थर होम्स जो है एक महान भूगोलवेत्ता हुए, लेकिन अपनी 11th की जो किताब है उसमें आर्थर होम्स के बारे में सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है। इतने महान है कि इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना भी चाहिए। ये कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या इनकी परिस्थितियाँ थी, तो थोड़ा सा जिक्र इसके अंदर हम किसका करने वाले हैं, आर्थर होम्स का। उसके अलावा सवैन धारा सिद्धांत जो है वो क्या है इसको भी हम जानेंगे। आर्थर होम्स जब बुक के अंदर डिटेल से नहीं है तो फिर इसके बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है। इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्थर होम्स बार बार रिपीट होगा, बार बार पूछा जाता है आर्थर होम्स के बारे में कि ये किस सिद्धांत किसने दिया था, ये किसने दिया था। तो कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे इरेटोस्थनीज हमें पता है ग्रीक विद्वान है, जैसे हिकेटियस हमें पता है ग्रीक विद्वान है, जैसे ऑटो होम्स। तो कई सारे ऐसे भूगोलवेत्ता, महान भूगोलवेत्ता जिसे हम कह सकते हैं, उनमें आर्थर होम्स का नाम भी आता है और ये इंग्लैंड के थे। ये चर्चा हम करेंगे। सवैन धारा सिद्धांत किस प्रकार काम करता है, क्या ये भी महाद्वीप और महासागर के विस्थापन को या तोड़ने को, विघटन को करने में सहायक था, ये चर्चा हम करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि भूसन्नति क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, छोटी सी दिखाई देती है, परिभाषा भी छोटी सी है। तो इन चीज़ों को अभी बता दूंगा तो आगे क्या पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं आर्थर होम्स के बारे में, क्योंकि इन्होंने ही सवैन धारा सिद्धांत दिया था। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यहीं रेडी हो जाता है, सवैन धारा सिद्धांत किसने दिया। तो सवैन धारा जो हमारा सिद्धांत है वो देने वाले हमारे कौन है, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स, ये रहे आर्थर होम्स, ठीक है। इनका जन्म हेलबर्ग इंग्लैंड में हुआ। कहाँ के रहने वाले, हेलबर्ग। हेलबर्ग का मतलब बर्ग यानी दिमाग होता है, हेल का मतलब मूर्ख होता है। ऐसे दिमाग मत दौड़ा देना आप कि मूर्ख दिमाग वाला व्यक्ति, क्योंकि हम इंडियन लोग जोड़ देते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, इंग्लैंड के। ये देखो कुछ इंडियन से दिखाई दे रहे हैं लेकिन इंडियंस नहीं है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, तो उनको भी भारत से जोड़ दिया। ये तो भारत का बेटा है, ये तो भारत का रहने वाला है। तो हम लोग क्रेडिट लेने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। लेकिन भूगोल तो भूगोल है, वो सारे देशों का भूगोल है, वो तो पूरे वर्ल्ड का भूगोल है। और जितने भी भूगोल बेता है, चाहे हमारे देश का है, चाहे पड़ोसी देश का है, चाहे किसी भी कंट्री का है, हमें उसका क्या करना है, सम्मान करना है। भाई क्या सोच रहे हो,
हाँ, आर्थर होम्स जो है वो हेलबर्ग इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म 14 जनवरी 1890 में हुआ। कब हुआ? 1819 में हुआ इनका जन्म। 14 जनवरी 1890 में इनका जन्म हुआ। अच्छा हुआ 14 जनवरी को हुआ। 26 जनवरी को हम होता तो हम कह देते कि जिस दिन हमारा देश जो है क्या हुआ था बताओ। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं बताओ मुझे। ये तो 14 जनवरी है, बात आ गई 26 जनवरी की। क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी को हमारा संविधान लगा था। हमारा संविधान बनकर तो कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया? क्योंकि 1930 से रिलेटेड कुछ कहानी थी, वो मनीष सर आपको पॉलिटिकल साइंस में बताते हैं। मनीष सर हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, इसी चैनल पे आप जानते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जिसके पॉलिटिकल साइंस भी है ना, उनको उनके लेक्चर देखने चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं हम? 14 जनवरी 1890 को किसका जन्म हुआ है? आर्थर होम्स का। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। मृत्यु कब हुई इनकी? 20 सितंबर 1965 में। यानी कितने साल जिए ये? 75 साल, 75 ईयर्स जिए। कितने जिए भाई? 75 ईयर्स। ये बात तो हमको समझ में आ गई। पर गुरुजी ये डेट याद नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है ना। जन्म कब हुआ? 1890 में। मृत्यु कब हुई? 1965 में। कितने साल जिए? 75 साल जिए ये। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? आर्थर होम्स की। अब क्या है, ये एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। ठीक है, इन्होंने दो मुख्य सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? दो मुख्य सिद्धांत दिए। एक तो खनिज से संबंधित रेडियोमेट्रिक डेंटिक जो सिद्धांत है वो दिया, और एक संवेदन धारा सिद्धांत दिया। कितने सिद्धांत दिए इन्होंने? इन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक तो खनिज रेडियोमेट्रिक डेंटिक यानी चट्टानों की एज। रेडियोमेट्रिक डेंटिक का मतलब होता है चट्टानों की एज जो होती है उसका सिद्धांत इन्होंने दिया। एक संवेदन धारा सिद्धांत दिया जो हम पढ़ रहे हैं। तो पूछा क्या जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आर्थर होम्स कौन थे, इनका जन्म कब हुआ। ये पूछा जाएगा संवेदन धारा सिद्धांत क्या है। क्या पूछा जाएगा? संवेदन धारा सिद्धांत क्या है। और जो पूरे में से पूरे नंबर जो लेके आता है वो पता है क्या करता है? बाकी दूसरा करेगा तो क्या करेगा? संवेदन धारा सिद्धांत के बारे में लिख देगा। लेकिन हम क्या लिखेंगे पता है? हमारे 100 में से 100 नंबर कैसे आएंगे पता है? वो ऐसे आएंगे, सुनिए। हम लिखेंगे उसके अंदर संवेदन धारा सिद्धांत जो है आर्थर होम्स ने दिया। इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति आर्थर होम्स ने, जिनका जन्म 1890 में हुआ, जिनकी मृत्यु 1965 में हुई, उन्होंने ये सिद्धांत देते हुए हमें इस प्रकार से बताया। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत और भी दिया। समझ गए? संवेदन धारा सिद्धांत हम अब पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। कौन सा? खनिज रेडियोमेट्रिक डेंटिक सिद्धांत, जो चट्टानों की एज वगैरह बताया करता है। तो आर्थर होम्स के बारे में चर्चा थी। ठीक है, समझे मेरी बात को। आर्थर होम्स एक वैज्ञानिक है, इंग्लैंड के हेलबर्न के रहने वाले हैं। याद हो जाना चाहिए। क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, कितनी अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में बताना। जिसको ये ठीक लगता है कि क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, वो कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? हाँ सर, क्लास का क्लास में याद हो जाता है। तो फिर हम फोकस करेंगे किस बात पे? कि क्लास का क्लास में याद हो जाए। आर्थर होम्स कहाँ के रहने वाले हैं? आर्थर होम्स जो है हेलबर्न जो है हमारा, कहाँ का? इंग्लैंड का हेलबर्न है, वहाँ के रहने वाले हैं। आगे क्या याद करना है? 1965 में तो बेचारे खत्म ही हो गए, तो फिर जन्मे कब? 1890 में इनका जन्म हुआ। क्या इनकी खास बात है? इन्होंने भूगोल में, इन्होंने ज्योग्राफी में दो बहुत अच्छे सिद्धांत दिए। एक तो है कौन सा? खनिज रेडियोमेट्रिक सिद्धांत जो है इनका, जो डेंटिंग यानी डेट बताता है किसकी? चट्टानों की, खनिजों की डेट बताता है। दूसरा संवेदन धारा सिद्धांत इन्होंने दिया। संवेदन धारा सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। और जानते हैं कि संवेदन धारा सिद्धांत क्या है? क्या आ गया हमारे सामने अब? संवेदन धारा सिद्धांत पढ़ते हैं इसको। यह प्रक्रिया 1930 में सामने आई। संवेदन धारा सिद्धांत कब दिया? 1930 में। देखो 1965 में तो क्या होगा? आर्थर होम्स बेचारे चले जाएंगे। 1890 में क्या हुआ? जन्म हुआ। तो कितने साल के थे उस समय? 40 साल के। ऐसे पूरा रटना नहीं है, पूरा समझना है, मतलब सारी चीजें क्लियर कट चलनी चाहिए, है ना। ये प्रक्रिया 1930 में सामने आई। यानी कि ये सिद्धांत क्या लिख रहे हैं हम? ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया? आर्थर होम्स ने दिया। और कब दिया? 1930 में दिया। कब दिया भाई? 1930 में दिया। संवेदन धारा सिद्धांत कई किताबों में 1928 1929 लिखा हुआ है, लेकिन NCERT
ERT जो मानती है वो पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि NCERT कभी भी झूठे नहीं बोलती है। तो आपको क्या याद रखना है, लाइफ टाइम 1930। कोई क्या 28, ठीक है भाई तू 28 लिख दे, अपन 1930 ही मानेंगे। सवेन धारा सिद्धांत की संभावना आर्थर होम्स ने दी। किसने दी? आर्थर होम्स। ऐसे रटना है 1930 आर्थर होम्स सवेन धारा सिद्धांत। मतलब कुछ चीजें ऐसे लिख लेना है हमें रजिस्टर में, ताकि वो 5 मिनट में रिवाइज हो जाए एग्जाम में टाइम में। स्टार कर करके जो लास्ट पेज होता है उस पे 1930 में आर्थर होम्स ने, किसने? आर्थर होम्स ने सवेन धारा सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सवेन धारा सिद्धांत। सवेन प्रक्रिया पृथ्वी के मेटल भाग में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग। आज आर्थर होम्स का सवेन धारा सिद्धांत जो 1930 में आया है उसको हम पढ़ के छोड़ देंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या कह रहा है? पृथ्वी के मेटल में उत्पन्न होता है। किसमें? मेटल में। मैंने आपको बताया था, अरे छोरू, अरे मेरे कालू, मैंने तेरे को बताया था कि 3 भाग होते हैं पृथ्वी के अंदर। कितने भाग होते हैं? पृथ्वी की 3 परतें होती है। और मैंने ये भी बताया था कि पृथ्वी पर 3 ही चट्टानें होती है। चट्टानें तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित 3 होती है, लेकिन परतें भी कितनी होती है? 3 होती है। पहली का नाम मैंने आपको आग्नेय चट्टान बताया था। क्या बताया था? चट्टानों की बात कर रहे हैं। दूसरी का नाम मैंने आपको कायांतरित बताया था कि नहीं बताया था? और एक का नाम मैंने आपको अवसादी बताया था। ये तो थे पत्थर, ये तो थी खनिज। और इन खनिजों की बात जो है आर्थर होम्स करता है कि नहीं करता है? इन चट्टानों की बात भी आर्थर होम्स करता है, लेकिन वो उस सिद्धांत में करता है। कौन से सिद्धांत में? 2 सिद्धांत है ना आर्थर होम्स के। रेडियोमेट्रिक डायनेटिक जो प्लान है उसमें इनकी बात करता है। लेकिन इन 3 परतों की, पृथ्वी के अंदर जो 3 परतें हैं, इन 3 परतों की बात, 3 परतें कौन कौन सी? ऊपर ऊपर भूपर पट्टी, ऊपर ऊपर भूपर पट्टी। ऊपर कौन सी? भूपर पट्टी। भूपर पट्टी को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है वो नहीं है, ये क्रस्ट है। भूपर पट्टी क्या है? क्रस्ट। पहला क्रस्ट, और नीचे लास्ट में कोर आ जाती है। कहीं भी हम चलते हैं तो लास्ट में किनारा, अंत, अंतिम जो पॉइंट आ जाता है उसको हम कहते हैं कोर। उसको क्या कहते हैं? कोर। ऊपर क्रस्ट, नीचे कोर, बीच में मेंटल मारा गया। कौन मारा गया? बीच में मेंटल मारा गया। ये 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है भाई? 3। अब मैं यहां अच्छे से लिख देता हूं इनको। पहले कौन सी है? क्रस्ट है। पहले कौन सी है भाई? क्रस्ट, जिसको हिंदी में भूपर पट्टी। नीचे नीचे कौन सी थी? कोर। नीचे नीचे कौन सी थी? कोर। और यहां पे कौन सी थी? मेटल। मेटल। तो बताओ ये किस में होती है? ये मेटल भाग में होती है। किस भाग में होती है? मेटल। आर्थर होम्स ने 1930 में बताया सवेन प्रक्रिया सिद्धांत देते हुए कि ये प्रक्रियाएं जो होती है, सवेन प्रक्रियाएं जो होती है वो पृथ्वी के मेटल भाग में होती है। कब? कहां होती है? पृथ्वी के मेटल भाग में होती है। होम्स ने बताया, देखिए आगे क्या कह रहा है। होम्स ने बताया कि पूरे मेटल भाग में ऐसी धाराएं विद्यमान है। ये धारा है क्या? हम पढ़ तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। ये पृथ्वी का मेटल भाग है। ये क्या है? पृथ्वी का मेटल भाग है। और पृथ्वी के मेटल भाग से यहां से चट्टानों में विकिरण निकलना शुरू होती है। खतरनाक वाली किरणें, गैस वैस करके भयंकर तरीके से छोटी सी निकलती है। यहां से छोटी सी निकलती है, फिर बाहर आती है, आगे और चलती है, थोड़ी और बड़ी दिखने लग जाती है, फिर थोड़ी और बड़ी दिखने लग जाती है, यूं इस प्रकार से। और बाहर आते आते सब कुछ तोड़ देती है, सब कुछ फोड़ देती है, सब कुछ बिखेर देती है। यानी छोटी सी तरंग निकली, सवेन धारा तरंग जिसे हम कह सकते हैं। छोटी सी तरंग निकली, आगे जाती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई। जैसे उबलते हुए पानी का बुलबुला पहले छोटा दिखाई देता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फूट जाता है। फूटता है कि नहीं फूटता है? अब आप कहेंगे सर गुब्बारा भी फूटता है। नहीं, वहां पानी को ही फोड़ना है, पानी का जो बुलबुला होता है। तो सवेन धारा वही प्रक्रिया है। सवेन धारा ऐसे दिखती नहीं है, अंदर चलती रहती है। जो फूटती है ना, जब पता चलता है, और फूटती है तो ऐसे फूटती है कि महाद्वीपों का, महासागरों का विस्थापन कर देती है। लेकिन महाद्वीप और महासागरों में से ये एक का ही विस्थापन करती है, एक का ही विघटन करती है, दोनों चीजों का नहीं करती है। और इसीलिए वेगनर का सिद्धांत यहाँ थोड़ा थोड़ा फेल हो जाता है। सवेन धारा सिद्धांत जो है आर्थर होम्स का, वो वेगनर पर अंगुली उठा रहा है। किस पर उठा रहा है? वेगनर पर। क्या है सवेन धारा सिद्धांत? कुछ कुछ पल्ले पड़ने लगा, कुछ कुछ समझ में आने लगा। सवेन धारा सिद्धांत जो होता है, एक किरण होती है,
एक तरंग होती है बड़ी खतरनाक वाली, वो नीचे से निकलती है पृथ्वी के मेटल भाग से। कहां से निकलती है? पृथ्वी के मेटल भाग से निकलती है और उसको बाहर आना होता है। चट्टानें सामने आ जाती है तो चट्टानों के अंदर से निकल जाती है, चट्टानों को तोड़ देती है, बिखेर देती है, मरोड़ देती है, दिल तोड़ देती है चट्टानों का, और ऊपर की तरफ उफान की तरह आती है। और इससे चट्टान जब टूटती है, वो छोटा सा पत्थर नहीं था जो हथौड़ा दिया और तोड़ा और घर बना रहे, मकान बना रहे, इमारत बना रहे, वो तो बहुत बड़ी चट्टान थी जिससे महाद्वीप महासागर जैसे विस्थापन हो गए, जैसे विघटन हो गए, बड़े बड़े टुकड़े हो गए पेंजिया के। तो वेगनर की बात की कॉपी तो करता है आर्थर होम्स, लेकिन ये दोनों में से एक चीज बताता है कि दोनों चीजें नहीं टूटी थी, या तो महासागर टूटे थे और या महाद्वीप टूटे थे। लास्ट में ये एक चीज पर पहुंच जाता है जो आपको हम बताएंगे। होम्स ने बताया कि पूरे मेटल भाग में ऐसी कई धाराएं विद्यमान है, यानी कि सारा मामला मेंटल का है। मेंटल मतलब मेटल, मेटल में होती है संवेदन धारा प्रक्रिया, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। 1930 में आर्थर होम्स ने एक संवेदन धारा सिद्धांत दिया जो पृथ्वी की परतों पर काम करता है, और परतों में मेटल जो परत है वहां से एक धारा निकलती है जिसे संवेदन धारा कहा जाता है। वो बाहर आती है, विघटन यानी तोड़ फोड़ कर देती है। कौन कह रहा है? मैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? आर्थर होम्स कह रहा है, मेरे अंदर बोल के, उसका भूत बन के बोल रहा है मेरे अंदर से, आर्थर होम्स का। समझ गए? तो आर्थर होम्स कह रहा है, आगे देखिए, संवेदन प्रक्रिया के कारण भूगोलवेताओं ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। किसको नकार दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। इसका मतलब वेगनर को नकार दिया, अल्फ्रेड वेगनर को नकार दिया। बहुत प्यारा आदमी है, सब कुछ इसी की कॉपी कर रहे हैं, सब लोग वेगनर की कॉपी कर रहे हैं, और वेगनर को ही नकार दिया। कैसे नकार दिया मुझे बताओ? वेगनर वही है, कौन से? वेगनर वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है पानी 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 के बीच में थी। समझ रहे हो मेरी बात को? चारों तरफ पानी 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 है ना, तू है पानी, मैं हूं पानी, पृथ्वी गाना गा रही थी। चारों तरफ जो पानी है उसको पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? चारों तरफ जो पानी था उसको पैंथालासा कहा गया, और बीच में एक बहुत बड़ा, हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा पत्थर था, इतनी बड़ी चट्टान थी जिसे पेंजिया कहा गया। जिसे क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। पेंजिया धीरे धीरे अलग अलग प्रक्रियाओं से, अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से टूट गया। भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, बीच में से टूट गया। और बीच में से टूटने के कारण, बीच में से फूटने के कारण, बीच में से बिखरने के कारण उसके ढेर सारे टुकड़े हो गए, वो महाद्वीप कहलाए। और वो टुकड़े जा जाके पानी के बीच में फंस गए, तो जहां जहां पानी इकट्ठा दिखने लगा, पत्थर टूटा तो पूरे एक बहुत बड़ा जो है तबेली, या फिर बहुत बड़ा जिसको हम तगारी वगैरह भी कहा करते हैं, बहुत बड़ा बाउल ले लो, उसके अंदर पानी भर लो, उसमें पत्थर रख लो। जब तक तो पानी तो पैंथालासा और पत्थर पेंजिया है। पत्थर को हमने जैसे भी फोड़ा तो बड़े बड़े पत्थर, बीच जो बड़ा पत्थर था वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बिखर गया। तो पानी इधर वाला इधर रह गया, इधर वाला इधर रह गया। जो पानी जगह जगह रह गया वो तो महासागर बन गया। और जो पत्थर बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, लेकिन बड़े बड़े दिखाई देते हैं, हमारे लिए तो बड़े हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं जब छोटा रूप कहा जाता है, क्योंकि पेंजिया का तो छोटा ही रूप है। तो जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जो पत्थर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो तो कहलाए महाद्वीप। वो क्या कहलाए? महाद्वीप। और जो पानी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, समुद्र, महासागर कहलाए। क्या कहलाए? महासागर कहलाए। जिसका पानी खारा है वो महासागर। किस काम का? जिसका पानी ही खारा है। आपको पता है महासागर का पानी पिया नहीं जा सकता, इतना खारा होता है। धरती पर 71% पानी है, फिर भी जल बचाओ जल बचाओ जल बचाओ, समझ नहीं आया आज तक। फिर ज्योग्राफी को पढ़ा तो पता चला वो तो खारा है, पी नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा यार फिर बचाना चाहिए पानी, है ना। अब आप भी मानते कि नहीं मानते? जल बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, बताना है मुझे। जल बचाओ अभियान, है ना। तो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। आर्थर होम्स जो है बहुत ही अच्छा सिद्धांत देता है। इन्होंने बहुत कुछ बताया है और ये कह रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन जो इनका सिद्धांत है, लोग ये कहते हैं, भूगोलवेता जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं, खगोल शास्त्री जो होते हैं, वो ये सब कहते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो ठीक नहीं है। जबकि वेगनर तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन ये बेचारा भूगोलवेता से ज्यादा तो जलवायुवेता था। क्या था ये? जलवायुवेता।
और इन्होंने बहुत सी बातें बताई, हमने पढ़ी। पेंजिया को तोड़ा, फिर महासागर महाद्वीप बने। ऊपर वाला भाग पेंजिया जब बीच में से टूटा तो ऊपर वाला भाग तो क्या बन गया, लोरेशिया, और नीचे वाला भाग क्या बन गया, गोंडवाना लैंड। और बीच में जो छोटा छोटा क्षेत्र टुकड़ों के रूप में रहा वो 33 सागर बन गया। और वहां आज खारे पानी की झीलें जहां भी है वो 33 सागर के अवशेष। खारे पानी की झीलें कहीं भी आपको दिखाई देती है वो 33 सागर के अवशेष है। किसके अवशेष है, खारे पानी की झीलें। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया लोगों ने, वेगनर की बात को नकार दिया। इससे वेगनर को बहुत बुरा लगा। क्यों, क्योंकि उसी की कॉपी करके उसी की बात को नकार देते हैं। यह सिद्धांत वलित पर्वतों से संबंधित है। देखिए कितनी चीजें हमें मिल रही है, ध्यान से देखना एक बार। किससे संबंधित है, 1930 में आया यह सिद्धांत। कब आया, 1930 में। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ चुके हैं। 1930 में आया यह सिद्धांत, आर्थर होम्स ने दिया यह सिद्धांत। मेटल में होती है ये प्रक्रियाएं। इसके अलावा देखिए आगे, वलित पर्वतों की व्याख्या। वलित पर्वत क्या होते हैं, घुमावदार, मोड़दार, टेढ़े मेढ़े, यूं इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वलित पर्वत कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्वतों के बारे में एक लेक्चर बनाएंगे शानदार वाला, वलित पर्वतों का। किसका बनाएंगे, वलित पर्वतों का। तो वलित पर्वतों की व्याख्या से संबंधित है। होम्स केवल महाद्वीप विस्थापन को स्वीकार करता है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ महाद्वीप का विस्थापन हुआ था, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने। क्या कर दिया, वेगनर की बात कह रहा है लेकिन चेंज क्या कर दिया, वेगनर ने कहा महाद्वीप और महासागर ऐसे बने, ये कह रहा नहीं महासागर कैसे बने मुझे नहीं पता, लेकिन महाद्वीप जो है वो सवेन प्रक्रिया और जो वेगनर ने सिद्धांत दिया वैसे ही बने। लेकिन खंडन किया नहीं किया, थोड़ा थोड़ा गलत बताया कि नहीं बताया, उन्हीं की बात को, उन्हीं की बात कह रहे हैं। आर्थर होम्स महान है हमारे लिए, आर्थर होम्स दोनों ही महान है, कुछ तो प्रयास किए, लेकिन वेगनर भी सही था, आर्थर होम्स भी सही है, क्योंकि पृथ्वी की घटनाओं के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। अमेरिका जैसे कई रिसर्च करते हैं, समुद्र के अंदर जाके कुआं खोदने का प्रयास करते हैं, समुद्र का जो अधस्थल होता है, नीचे जो होता है निक्षेपीय क्षेत्र, अधस्थल जिसे हम कहते हैं, निक्षेप नहीं कह सकते, अधस्थल यानी नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे जाके खोदने का प्रयास कर रहे हैं। और अमेरिका कभी भी सारी बात नहीं बताता, उसने 5 कुएं खोदे पिछले 5 साल में, लेकिन कभी भी इसकी जानकारी पूरे वर्ल्ड को नहीं देता, क्योंकि उससे पता है उससे उसकी बेइज्जती होगी, और सिर्फ ये कह देता है कि सुविधाओं की कमी के कारण जो मिशन है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है। एक बार रसिया ने एक बहुत बड़ा कुआं खोदा, बहुत गहरा कुआं खोदा, और अंदर जैसे जैसे जाते गए ना हीट बढ़ती गई, इतनी गर्मी, पृथ्वी अंदर से लाल है, हमने कई बार देखा है, पढ़ा है मतलब, ठीक है, पृथ्वी अंदर से लाल है। तो अंदर जैसे जैसे जाते हैं तो इतनी गहराई तक उन्होंने खोदा, और फिर एक गिलास ऊपर से पानी डालते ना तो पानी नीचे से जाने से पहले ही उसका वाष्प बन जाता, भाप बन जाती है, इतनी गर्म है पृथ्वी अंदर से। तो आज तक कोई अंदर जा ही नहीं पाया। जो दे रहे हैं लॉजिक पे लॉजिक जो दिए जा रहे हैं ना, उनमें से अधिकतर आज भी मिथक है, आज भी झूठ है। मिथक मतलब झूठ, आज भी रहस्य छुपे हैं पृथ्वी में, कोई नहीं जा पाया। अब आप में से कोई जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। इतने महान भूगोलवेता जो तुम तैयार हो रहे हो, सबकी बातें तुम सुन रहे हो, वेगनर ने क्या कहा ये भी तुम जान रहे हो, आर्थर होम्स क्या कह रहा है, इरेटोस्थनीज क्या कह गया, वो कह रहा था पृथ्वी चपटी है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। फिर हिकेटियस जिन्होंने जस पीरियोडस किताब लिखी, शानदार वाली, जिसे पेरीप्लस के नाम से हम जानते हैं, जिसे भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। भूगोल का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, हिकेटियस, जो भूगोल के जनक कहे जाते हैं, भूगोल के पिता कहे जाते हैं हिकेटियस। तो अपनी ज्योग्राफी के पापा कौन है, हिकेटियस है ना, तो ये आपको याद रखना है। होम्स केवल महाद्वीपीय विस्थापन को स्वीकार करता है, ये कहता है सिर्फ महाद्वीप का विस्थापन हुआ था, महासागर का नहीं हुआ था। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया, 1930 में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सवेन धाराएं जो होती है पॉइंट टू पॉइंट चलती हुई बड़ी हो जाती है और बाहर आके विघटन कर देती है, तो सिर्फ महाद्वीपों का विघटन करती है। किसका विघटन करती है, सिर्फ महाद्वीपों का विघटन करती है, और ये मेटल भाग में होती है। पृथ्वी के किस भाग में होती है, पृथ्वी के मेटल भाग में होती है। यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिए, आगे देखना है ना। 100 किलोमीटर मोटी परत डॉस भूपटल के नीचे ठोस भूपटल है ना, ये ठोस भूपटल है ना। मैं सोचा यार इडली सांभर डोसा, यार क्या बात है, आज तो लेक्चर में मजे आने वाले हैं। सांभर इडली के बारे में पढ़ेंगे ना, लेकिन ये तो फिर भूपटल मेरे को दिखा, मैं कहा यार ज्योग्राफी में जी रहे हैं अभी तो ना। 100 किलोमीटर मोटी परत ठोस भूपटल के नीचे अध स्तर का ऊपरी भाग तरल अवस्था में है।
अधिस्तर क्या होता है? समुद्र का सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको अधिस्तर कहते हैं। मैंने एक लास्ट में जो है अगली पीपीटी अगले लेक्चर में मैंने लास्ट में नोट करके कुछ चीजों के अर्थ लिख रखे हैं, ताकि आप बार बार है ना ये जो शब्द आपको किताबों में दिखाई देते हैं आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं सही हूं, आप बताओगे तभी पता चलेगा। मुझे लगता है कि बच्चा जब किताब की रीडिंग करता है तो मुझे जहां तक मुझे लगता है कि बच्चा जब किताब की रीडिंग करता है तो कंफ्यूज वहां हो जाता है और वहां उसका मूड भी खराब हो जाता है जब उसको कोई ऐसा शब्द मिलता है जिसका अर्थ वो जानता नहीं है। गूगल पे भी मारता है उसको लेकिन नहीं समझ पाता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसका मूड खराब हो जाता है और मूड खराब होने के बाद वो वही पढ़ाई छोड़ देता है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे कई शब्द मेरे सामने आ रहे हैं जिनके अर्थ मैं एक साथ करके और एक पीपीटी के माध्यम से आपको देने वाला हूं। उसके अलावा मैंने आपकी जो ज्योग्राफी है 11th की उसके ऐसे कई पॉइंट निकाले हैं जिसपे हम एक बहुत शानदार वाली मैराथन करने वाले हैं और उस मैराथन में हम देखेंगे कि उन चीजों को जो हमें बार बार परेशान करती है उनका एक ही क्लास में खात्मा कर देंगे, एक ही क्लास में पोस्टमार्टम कर देंगे। बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो 100 किलोमीटर मोटी परत भूपटल के नीचे यानी 100 किलोमीटर से नीचे चले जाओ। मुश्किल है यार, है ना, आसानी से लिख देते हैं यार, ऐसे थोड़ी जाया जाता है। जाया जाता है क्या? नहीं जाया जाता। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? 100 किलोमीटर नीचे चले जाओ। कितने नीचे चले जाओ? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर नीचे जाने के बाद भूप्रपाटी जो है क्रस्ट जो है वो खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे और मेटल वाला भाग शुरू होने लग जाता है। मेटल भाग में आप जैसे ही पहुंचते हैं ऊपरी भाग तरल अवस्था में है तो ये कुछ कुछ आपको तरल अवस्था में दिखाई देता है और ये बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पृथ्वी में बहुत गर्मी है, कोई नहीं निकाल सकता इसकी दादागिरी को, है ना। तो तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है और यहां से तापीय संवेद धारा जो ऊर्जा है, तरंग जो है, किरण जो है, धारा जो है, लाइन जो है यहां से चलती है इस प्रकार छोटी सी और 100 किलोमीटर को पार करते करते यूं बहुत बड़ी हो जाती है। देखो एक बार बनाते हैं। पहले इतनी पॉइंट के रूप में निकलेगी, फिर थोड़ी 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 बड़ी होगी, फिर है ना यहाँ आता है तो थोड़ी मोटी होने लग जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार थोड़ी मोटी दिखने लग जाएगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी और मोटी दिखेगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ये फिर और मोटी होगी इस प्रकार से, ये है ना। जैसा हमसे बन रहा है हम बना रहे हैं। आधे लोग हंस रहे हैं, मुझे पता है कि सर यार कैसी संवेद धारा बना रहे हो, इससे अच्छे तो हम बना सकते हैं। बना सकते हैं तो रजिस्टर में बनाना है जब आप एग्जाम देने जाओ। तो ये संवेद धारा बन गई, क्या बन गई? संवेद धारा। और आगे जाके और बहुत बड़ी होके बहुत बड़ा विघटन कर देती है इस प्रकार से। अब देखो संवेद धारा लग रही है क्या? ये तो ज्वालामुखी वाला छिद्र बना। ज्वालामुखी क्या करती है? पहले निकलती है जब छोटा सा छिद्र बनाती है, छिद्र बना के फिर कैरेटर बनाती है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा मीडियम साइज का, फिर और बड़ा बना लेती है। जब और बड़ा बना लेती है तो कालडेरा कहलाता है, ज्वालामुखी कुंड की तरह। तो कालडेरा ही एक तरह से। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संवेद धारा वही चीज है जो पहले से भूगोलवेत्ता बता के चले गए? ये तो घुमा फिरा के बता रहा है कौन? आर्थर होम्स। तो ज्योग्राफी में ऐसी बहुत सी चीजें आने वाली है जो एक सी दिखाई देती है, एक ही है, लेकिन बात कहने का तरीका अलग है। एक राजा था, कौन था? एक राजा था और उसने जो है एक पंडित को कहा कि मेरा भविष्य देखो। उस पंडित ने भविष्य देखा और उस पंडित ने क्या कहा राजा को? उस राजा को पंडित ने बोला, राजा जी मुझे आपके भविष्य में जो है, उस पंडित ने देखा कि मतलब राजा के भविष्य में एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके पत्ते गिर रहे हैं और वो पूरी तरह से सूख गया। तो उसने आके पंडित ने राजा को बताया कि राजा जी एक ऐसा पेड़ देखा और उसको देखकर, उसके सूखेपन को देखकर मुझे लगता है कि आप सबकी मृत्यु होने वाली। राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। बहुत गुस्सा आया राजा को। इसी बात को दूसरे पंडित से पूछा गया तो दूसरे पंडित ने इसी बात को कैसे बताया, सुनिए। दूसरे पंडित ने इसी बात को कहा कि राजा जी मुझे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ पे जो है पत्ते वत्ते वो गिर रहे हैं, इसका मतलब आपके परिवार में जो है थोड़ी थोड़ी समस्याएं आने वाली है, कुछ लोग बीमार रहने वाले हैं, लेकिन समय रहते उस पेड़ में पानी दिया जाए यानी अच्छी दवाई ली जाए तो आप ठीक हो जाओगे। दोनों की बात एक ही थी लेकिन कहने का तरीका अलग था। ज्वालामुखी में छिद्र और फिर क्या बना था? क्रेटर और कालडेरा संवेद प्रक्रिया में कुछ नहीं, चट्टान को तोड़ के बाहर आ रही है तो कहानी वो की हुई, लेकिन कहने का तरीका क्या है? अलग अलग है।
तरंगों की उत्पत्ति हुई, तापीय तरंगों की उत्पत्ति हुई। तापीय ऊर्जा लंबवत व क्षैतिज रूप से प्रभावित होती है, यानी लंबवत चलती है, क्षैतिज चलती है, लंबी सीधी चलती है, कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, प्रभावित होती है। क्षैतिज तरंगें अपसारी व अभिसारी होती है, अभिसारी और अपसारी होती है। ये सारी प्रक्रिया को हम जानने वाले आगे। अपसारी और अभिसारी पे एक पूरा ही लेक्चर है। तो ये अपसारी और अभिसारी होती है। क्या समझा हमने? आर्थर होम्स जो है उन्होंने 1930 में सवेन धारा सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सवेन धारा सिद्धांत। सवेन धारा सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सवेन धारा एक पॉइंट से शुरू होती है, धीरे धीरे बाहर की तरफ चली जाती है, सब कुछ तोड़फोड़ कर देती है और इससे महाद्वीपों का जो है वो विघटन होता है, महाद्वीप बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? महाद्वीप बनते हैं। जबकि इसने वेगनार का जो सिद्धांत है उसकी कॉपी किया एक तरह से, लेकिन वेगनार के सिद्धांत को नकार दिया। इन्होंने कहा कि वो महासागर और महाद्वीप दोनों की बात करता है, जबकि ये धारा तो सिर्फ महाद्वीपों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? महाद्वीपों का निर्माण करती है। मेटल भाग से होती है, ये बहुत ताप वाली होती है। 100 किलोमीटर नीचे जाने पर थोड़ा थोड़ा हमें जो मामला है तरल अवस्था में मिलता है और वहां से निकलना शुरू करती है। अब कोई चीज पानी में से निकली है और अचानक से उसके सामने ठोस पदार्थ आ गया और वो इसमें उतनी ताकत है, इतनी भयंकर ताकत है कि उसको तोड़ देती है। चट्टानें टूटी तो महाद्वीप बने, तो महासागर तो ऑटोमेटिक बन जाते। आर्थर होम्स की बात भी सही है कि इसको विघटन का कैसे जोड़ा जाए इसको। भाई एक चट्टान है, पानी के अंदर पड़ी है, चट्टान टूटी तो महाद्वीप तो ऑटोमेटिक उस चट्टान के घुसने से बने। उनका सवेन प्रक्रिया या विघटन से या फिर भूकंप से या ज्वालामुखी से कोई लेना देना है पानी का नहीं है। लेकिन वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों की बात हमें सुननी है, दोनों की बात को समझना है, दोनों की बात को लिखना है। तो ये चीजें हमने देखी। आगे देखिए सवेन धारा सिद्धांत, इनसे भूपटल में तनाव व संपीड़न बल उत्पन्न होता है। भूपटल पृथ्वी पर तनाव पैदा होगा, वो नीचे से बूस्ट करेगी, नीचे से बूस्ट करेगी, ऊपर से नीचे से धक्का लगाएगी तो आप उछलोगे। पृथ्वी मतलब चट्टान उछलेगी, आप उछलोगे, है ना। तो तनाव व संपीड़न बल यानी कि दबाव लगता है, एक तरह से बल लगता है भयंकर से, और फिर विघटन हो जाता है। ये विघटन वलन का कारण है और ये विघटन होने से पर्वत जो है वो इस प्रकार दिखने लग जाते हैं। इस प्रकार ये पर्वत जो होते हैं ना, इस प्रकार यूं पर्वत बने रहते हैं। कई बार सुना होगा उस जगह पर्वत निकल गया। एक बार एक गांव की घटना है, पर्वत निकलने लगा, वहां पे धीरे धीरे पर्वत की स्थिति बनने लग गई। गांव वाले सोचे भगवान आ गए, देवता आ गए। फिर वलन वहां तक ही था, प्रक्रिया वहां तक ही होनी थी, वो वलन वहां पे रुक गया, वो जो विघटन था वो रुक गया, सवेन प्रक्रिया पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। बोले कोई भगवान था, बस पर्वत को यहीं रोक दिया। तो ये अंधविश्वास तो मैंने पहले ही बताया आपको कई वीडियो में। अंधविश्वास तो हम आज भी लेके चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, कि चांद के ऊपर एक डोकरी रहती है बुढ़िया, है ना। तो शॉर्ट वीडियो देखना आप, उसमें मैंने बता रखा कितने अंधविश्वास है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वलन का कारण है। अब मैं आपसे कुछ सवाल है जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 5 सवाल देता हूं मैं आपको। पहला सवाल, सवेन प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया? टाइप कर देना आता है तो खट करते हैं ना। सवेन प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया? सवेन प्रक्रिया सिद्धांत कब दिया? सवेन प्रक्रिया सिद्धांत पृथ्वी की किस परत में होता है? सवेन प्रक्रिया सिद्धांत जो है वो किसके सिद्धांत को नकार देता है? सवेन प्रक्रिया सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? ये मैं बता देता हूँ, पर्वतों से संबंधित है ना। तो बताओ ये 5 छोटे क्वेश्चन आज के लेक्चर से बनते कि नहीं बनते? और एक बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है? सवेन प्रक्रिया। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्थर होम्स कहाँ के हैं? आर्थर होम्स ने क्या किया? आर्थर होम्स ने जिस व्यक्ति के सिद्धांत को नकारा वो भूगोलवेता थे या जलवायुवेता थे? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भूसनति क्या है? लंबे, संकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछट में निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। बहुत आसान चीज है, बड़ी लग रही है आपको। ये देखो इस तरह बनती है भूसनति। लंबे, संकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं, जल के भाग होते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट पकड़ लो, भूसनति जल के भाग होते हैं जिनमें तलछट में निक्षेप के साथ साथ, धकाव के साथ साथ, गड्ढे के साथ साथ तली में धसाव होता है, यानी अंतर खड्डे बने रहते हैं महासागर और समुद्रों के बीच में। तो उसको भूसनति कहते हैं। अंदर के खड्डों को देखो, ये बीच में बने हुए खड्डे, ये देखो कुछ आकृतियां दिख रही है ना पानी के अंदर यूं इस प्रकार की। टापू नहीं है, टापू में समझ लेना, इसे भूसनति कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का लेक्चर कैसा था कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं?
हमारी 11th की ज्योग्राफी। बहुत जल्द एग्जाम से पहले पहले हम इसको शानदार कर लेंगे और बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं वन शॉट। क्या मिलने वाले हैं? वन शॉट। एक वीडियो देखो और पास हो जाओ। क्या आपका टारगेट पास होना है? नहीं, आपका टारगेट बहुत अच्छे नंबर लाने का है। और मैं बार बार एक बात को रिपीट इसलिए करता हूँ, जो क्लास 11th में अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं उनकी 12वीं क्लास में यानी अगले साल भौतिक भूगोल पढ़ने के बाद मानव भूगोल जब वो पढ़ते हैं तो 12वीं क्लास की जो मानव भूगोल है उनको समझ में नहीं आती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 12वीं के बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ उनकी जो परेशानी है उससे मुझे लगता है कि 11th में पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको करना है। सारे वीडियो लेक्चर को देखना है, ये नहीं कि छोटा सा जो है यूट्यूब पे सबसे छोटा मिले उसको देख के बस खुश हो ले, उससे निराशा ही हाथ लगेगी। क्या लगेगी? निराशा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इतने मन से, इतनी शिद्दत से और इतने शानदार तरीके से लेक्चर को देखा और समझा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी। धन्यवाद।